हाँ, तो आइए हम लोग देख लेते हैं लार ग्रंथियों के विषय में। आइए देख लेते हैं हम लोग लार ग्रंथियों के विषय में। ओके, तो जो पुराना वीडियो था वो कट हो गया था धोखे से, तो उसको मैंने सेकंड जो पार्ट था उसका पाचन तंत्र का, उसका अलग पार्ट बना दिया। और अगर वो ऐड हो गया साथ में तो वो साथ ही में रहेगा। ओके, तो अगर अलग अलग वीडियो आए तो उसको थोड़ा मर्ज करके साथ में देख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग समझ रहे थे लार ग्रंथियों के विषय में। जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोग क्या समझ रहे थे, लार ग्रंथियों के बारे में। हमने आहार नाल को ख़त्म किया था और कुछ कारणवश जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास कट गई थी, क्लास मिस हो गई थी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, लार ग्रंथियों के विषय में। उसमें मैं वही बता रहा था लार ग्रंथियों के विषय में, और क्लास कट हो गई थी, तो देख लीजिए। ओके, हम लोगों को समझना है लार ग्रंथियों के विषय में। हमारी जो मुख गुहा है, उस मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कि हमारे कान के ठीक नीचे पाई जाती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यह दोनों कानों के नीचे पाई जाती है और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये हमारी जो लार ग्रंथियां होती है इनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि। ओके, सांप में ये जो लार ग्रंथि होती है ये जहर की थैली का कार्य करती है, और ये 2 पाई जाती हैं, मुख्यतः एक जोड़ी पाई जाती है पैरोटिड लार ग्रंथियां। अगर हम लोग बात करें सबलिंगुअल की, तो जो सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, जीभ के दोनों ओर पाई जाती है, यहाँ पर। ओके, जीभ के दोनों ओर जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसको कौन सी लार ग्रंथि कहते हैं, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ओके, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। यहाँ पर हमारे जो लार ग्रंथियां हैं इनमें सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल पाई जाती है। ओके, अगर हम लोग बात करें सब मैंडिबुलर की, और तीसरी लार ग्रंथि है सब मैंडिबुलर, जो जबड़ा है जबड़े के नीचे पाई जाती है। सब मैंडिबुलर जबड़े के पास दोनों ओर पाई जाती है। यहाँ पर जीभ के दोनों ओर पाई जाएगी कौन सी, सबलिंगुअल, और जबड़े के नीचे पाई जाती है सब मैंडिबुलर। ओके, यह जबड़े के पास या नीचे पाई जाती है, उपस्थित होती है दोनों ओर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है ये हमारे मुख में लार रिबिनस नस के द्वारा या रिबिनस नली के द्वारा हमारे मुख में लार पहुंचाती है। और जो सब मैंडिबुलर होती है वो जो एंजाइम्स होते हैं उनको वो वहार्टन नलिका द्वारा पहुंचाती है। ओके, तो ये रिबिनस और ये वहार्टन। ओके, आइए देख लेते हैं और आगे हम लोग समझेंगे कि ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां कितने एंजाइम्स को किस अनुपात में छोड़ती हैं और कौन कौन से एंजाइम्स को छोड़ती हैं, और उन एंजाइम्स से क्या प्रभाव पड़ता है भोजन के पाचन पर। आइए देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग लार के विषय में कुछ जानकारियाँ। हम लोगों ने देखा लार ग्रंथियों के विषय में हमारे शरीर में 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, सॉरी 3 जोड़ा लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उन 3 जोड़ा लार ग्रंथियों के विषय में हमने देख लिया है। अब हमें क्या समझना है, लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार स्त्रावित की जाती है उसके विषय में देख लीजिए थोड़ा सा। जो लार ग्रंथियाँ प्रतिदिन 1.5 लीटर लार ग्रंथियाँ 1.5 लीटर लार स्त्रावित करती हैं। ओके, जो लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती हैं उसकी मात्रा एक दिन में 1.5 लीटर होती है। हमारे शरीर में एक दिन में 1.5 लीटर लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ओके, स्रावित किया जाता है। लार का जो औसतन पीएच मान है उसको 6.8 कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसे 7.5 भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे 6.5 भी कहा जाता है। तो इसको औसतन मान करके चलें तो इसका जो औसत पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, और अधिकतर देखने को मिलता है 7.5, तो उसको भी याद रखिएगा। लार में 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओके, 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम्स पाए जाते हैं। और अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में पहला एंजाइम इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारे जो खाना है वो खाना
विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से घिरा रहता है। और किसी वैज्ञानिक ने ये भी कहा था कि जो इंसान है वो वायुमंडल में जी रहा है, लेकिन वो वायुमंडल में किस प्रकार से जी रहा है कि क्योंकि वो पूरे संपूर्ण वायुमंडल के आधार पर यदि देखा जाए तो वो संपूर्ण रूप से जीवाणुओं तथा विषाणुओं से घिरा है। तो जो खाना होता है वो भी जीवाणुओं तथा विषाणुओं का कहीं ना कहीं शिकार रहता ही है, और उस पर जीवाणु या विषाणु पाए ही जाते हैं। और जब हम किसी पदार्थ को खाते हैं तो इसका हमें ज्ञान ना रहे कि वो साफ है या उस पर कुछ जीवाणु या विषाणु या कुछ गंदे पदार्थ लगे हुए हैं, तो उसको साफ करने के लिए हमारी प्रकृति ने हमें लाइसोजाइम एंजाइम दिया है, जिसे लार ग्रंथियां स्रावित करती रहती है। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं तथा विषाणु को मार देता है। ओके, भोजन पर लगे जीवाणुओं तथा विषाणुओं को लाइसोजाइम एंजाइम मार देता है। टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम एक ही कार्य करते हैं। वो क्या होता है, मंड का पाचन करते हैं और शर्करे का पाचन करते हैं। मंड जो है, मंड को माल्टोज में बदल देते हैं टाइलिन और डाइस्टेज, और शर्करे को कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। टाइलिन मंड को माल्टोज में बदल देता है और डाइस्टेज शर्करे को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ओके, और जो म्यूलिन एंजाइम है, म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है, ताकि जब वो हमारे गले से यानी कि ग्रास नली में जब वो पहुंचे तो उसको निगलने में आसानी हो। तो भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूलिन एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है। और डाइस्टेज एंजाइम क्या करता है, तो डाइस्टेज एंजाइम होता है शर्करे को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और यह सहायता करता है टाइलिन एंजाइम को मंड को माल्टोज में बदलने में। ओके, तो इनका कहीं ना कहीं जो टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम है, कहीं ना कहीं इनका एक ही कार्य होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे दांतों के विषय में। हमारे शरीर में कौन कौन कितने दांत पाए जाते हैं और दांतों के कितने प्रकार होते हैं, हमारे शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और बच्चों में कौन से दांत पाए जाते हैं और वयस्क में कौन से दांत पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग दांत के विषय में। ओके, दांत के विषय में क्या कहा जा सकता है, तो दांत जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़े में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम होता है मैक्सिला मैंडिला। तो दांत जो होते हैं, दांत उस हड्डी के अंदर से ही उगते हैं। ओके, जो हमारे शरीर में दांत होते हैं मैक्सिला मैंडिला हड्डी के भीतर से ही उगते हैं। उनकी जो जड़ होती है मैक्सिला मैंडिला हड्डी से ही होती है। तो दांत का जो जड़ होती है, दांत जहाँ से उगते हैं वो जबड़े से उगते हैं। तो मानव शरीर में दोनों जबड़ों में मिला करके 32 दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा के अंदर जबड़ों की दोनों हड्डियों में दांत पाए जाते हैं, जबड़ों की दोनों हड्डियों में, और ये भोजन को पीसने का काम करते हैं हमारे शरीर में। तो सबसे पहले तो दांत के दो भाग होते हैं। दांत जो होता है उसके बनावट के आधार पर इसके दो भाग कर सकते हैं हम लोग। पहला तो हो जाएगा शिखर और दूसरा हो जाएगा जड़। ओके, जड़ और शिखर अगर हम लोग बनावट के आधार पर बात करें तो शिखर की बात की जाए तो शिखर दांत का वह भाग होता है जो मसूड़ों के ऊपर निकलता है। ओके, मसूड़ों के ऊपर जो भाग निकलता है उसे शिखर कहते हैं। ओके, जो हमें दिखाई देता है, दांतों का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ओके, जो मसूड़ों के ऊपर निकलता है उसे शिखर कहते हैं। और अगर हम लोग जड़ की बात करें तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे जड़ कहा जाता है। जो भाग मसूड़ों के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। अर्थात जो भाग मैक्सिला मैंडिला हड्डी के में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। दांत की जड़ और शिखर। ओके, अगर हम लोग नोट की बात करें, नोट भी लिखा है, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अर्थात हम लोग ये ओडोंटोलॉजी के विषय में ही पढ़ रहे हैं। ओके, अध्ययन कर रहे हैं। ओके, अगर हम लोग दांत की बात करें तो जैसे हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट 54% कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर हम लोग बात करें 58% कैल्शियम 54% कैल्शियम फॉस्फेट और 58% कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। उसी प्रकार जो दांत होता है वो दांत 85% कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है।
10% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है और 5% इसमें कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। ओके, 85% कैल्शियम फॉस्फेट और 10% कैल्शियम कार्बोनेट, 5% कैल्शियम क्लोराइड। ओके, 5% कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है। ओके, इस हिसाब से। लेकिन अगर हड्डी की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट हड्डी में 54% पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है 56%। ओके, 46% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ओके, 46% कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट 54% पाया जाता है हड्डियों में, हड्डियों की बात की जाए तो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के विषय में, अर्थात दांत सबसे पहले तो हम दांत को क्या कह सकते हैं, जो दांत है दांत को दो भागों में बांट सकते हैं उसकी बनावट के आधार पर। और जो दांत उगते हैं, मतलब जो दांत निकलते हैं हमारे, उनके आधार पर हम लोग इसे दो भागों में और बांट सकते हैं। अगर हम लोग इसे उगने की बात करें और हमारे दांत निकलने की बात करें तो ये दो भागों में और बढ़ सकता है। एक बार दंती, यानी कि जो दांत एक बार निकलते हैं उन्हें एक बार दंती दांत कहते हैं, और जो दांत दो बार निकलते हैं उन्हें दो बार दंती दांत कहते हैं। आपको तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा। तो दांत को हम लोग दो भागों में और बांट सकते हैं, एक बार दंती और दो बार दंती। वह दांत, मतलब दांतों के वो अंश जो दो बार निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, दो बार दंती दांत कहते हैं, और दांतों के वे अंश जो एक बार निकलते हैं उन्हें एक बार दंती दांत कहते हैं। ओके, पहला तो हो जाएगा शिखर और जड़ के आधार पर, इसके भागों के आधार पर इसका वर्गीकरण हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें दूसरे वर्गीकरण की, तो एक हो जाएगा एक बार दंती दांत, एक बार दंती दांत, और दो बार दंती दांत, दो बार दंती। ओके, दो बार दंती। अब आगे चल करके जब हम लोग पढ़ेंगे दांतों के प्रकार, अभी तो हमने इसके भाग पढ़े। सबसे पहले तो दांत के भाग में शिखर और जड़ आ जाएगा। और दांत के प्रकार अगर हम लोग निकलने के आधार पर दांत के प्रकार करें तो एक आ जाएगा एक बार दंती और दूसरा आ जाएगा दो बार दंती। एक बार दंती एक ही बार निकलते हैं, दो बार दंती दो बार निकलते हैं। अब अगर हम लोग एक बार दंती की बात करें तो जो हमारे मोलर दांत, प्री मोलर दांत होते हैं, प्री मोलर, वो एक ही बार निकलते हैं। ओके, बच्चों में प्री मोलर दांत होते ही नहीं है, गायब होते हैं। जब वो अपनी बाल्य अवस्था में पहुंचते हैं तो उनको निकलते हैं एक बार प्री मोलर दांत, तो वो हो जाते हैं एक बार दंती दांत। और दो बार दंती यानी कि हम लोगों के जो कृंतक दांत होते हैं, ऋदनक दांत होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें दो मोलर भी दो उगते हैं, बच्चों में दो मोलर पाए जाते हैं। तो जब दो मोलर उगते हैं तो दो मोलर की बात करें तो वो क्या कहलाते हैं, एक बार टूट करके दोबारा गिर जाते हैं, उनको दो बार दंती कहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं अब हम लोग दांतों के प्रकार के विषय में। आइए देख लेते हैं दांत के प्रकार के विषय में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आमाशय के विषय में, और ये हमारी मुख गुहा आज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद ग्रास नली से क्या होगा, भोजन नीचे जाएगा। तो ये जो नली होगी इसको ग्रास नली कहा जाता है, अभी मैंने बता दिया। पहले देख लेते हैं दांत के विषय में। तो दांत चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो कृंतक होते हैं, फिर इसके बाद रदनक होते हैं, फिर इसके बाद अग्र चवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं सबसे लास्ट में। आपको ये ज्ञात होगा, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ओके, जो कृंतक दांत होते हैं वो हमारे मुंह में चार होते हैं। ओके, चार, दो ऊपर होते हैं, 8 होते हैं, चार ऊपर होते हैं, और चार नीचे होते हैं। 4 और 4 8। हम लोग दोनों ओर के गिन के चल रहे हैं। मान लीजिए ये मुंह है और मुंह में 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। ओके, तो 4 ऊपर और 4 नीचे मिलाकर के कितने दांत हुए, 8। तो कृंतक की संख्या कितनी होती है, 8। इनका काम क्या होता है, जो कृंतक दांत होते हैं ये हमारे जो भोजन होता है, भोजन को काटने का काम करते हैं। कृंतक भोजन को काटने का काम करते हैं। सबसे पहले भोजन कृंतक के पास ही आता है, तो भोजन को काटने का काम कृंतक करते हैं।
लग भी रहा है कृंतक, तो काटने का काम करने वाले दांतों को कृंतक कहा जाता है। इनकी संख्या हमारे मुंह में 8 होती है, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। इन्हें नोज टीथ भी कहा जाता है क्योंकि ये नाक की सीधी दिशा में पाए जाते हैं, ओके, इसलिए इन्हें नोज टीथ भी कहा जाता है। यदि हम लोग रदनक की बात करें तो रदनक 2 ऊपर पाए जाते हैं और 2 नीचे पाए जाते हैं। 2 रदनक ऊपर पाए जाते हैं और 2 रदनक नीचे पाए जाते हैं रदनक। और इन्हें आई टीथ भी कहा जाता है क्योंकि ये आंख के सीधे दिशा में पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। मांसाहारी जानवरों में रदनक का आकार बड़ा होता है और कृंतक का आकार छोटा होता है, जबकि शाकाहारी जीवों में कृंतक का आकार छोटा होता है और कृंतक का आकार छोटा होता है और कृंतक का आकार बड़ा होता है, कृंतक का आकार बड़ा होता है और रदनक का आकार छोटा होता है, ओके। अगर चवर्णक की बात की जाए तो ये बच्चों में नहीं पाए जाते। इनका काम होता है, वो यहाँ पे कुछ देख लिया। अग्रचवर्णक का काम होता है कि अग्रचवर्णक का काम क्या होता है, तो अग्रचवर्णक भोजन को पीसने का काम करते हैं, ओके। और जो रदनक होते हैं, रदनक भोजन को चीड़ने का काम करते हैं, बताना भूल गया मैं। रदनक भोजन को चीड़ने का काम करते हैं, अग्रचवर्णक भोजन को पीसने का काम करते हैं, ओके। भोजन को पीसने का काम अग्रचवर्णक करते हैं, ओके। और इनकी संख्या 8 होती है हमारे मुख गुहा में। और इन्हें चीक टीथ भी कहा जाता है क्योंकि ये गाल के सीधी दिशा में पाए जाते हैं, ओके। और जो अग्रचवर्णक होते हैं इनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि ये बच्चों में नहीं पाए जाते। बच्चों में अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। चवर्णक की संख्या हमारे शरीर में, हमारे मुख गुहा में 12 होती है। 3 इस तरफ होते हैं, 3 इस तरफ होते हैं और 3 नीचे होते हैं, इस तरफ और इस तरफ, यानी कि कुल मिलाकर ऊपर 6 नीचे 6, तो 6 12। चवर्णक का काम भी भोजन को पीसना होता है। वयस्क की बात की जाए तो चवर्णक की संख्या 3 होती है, कुल 12 होती है। लेकिन यदि बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में चवर्णक की संख्या 8 होती है, ओके। तो चवर्णक की संख्या बच्चों में 8 होती है क्योंकि चवर्णक मिस होता है बच्चों में एक चवर्णक नहीं पाया जाता है, ओके। तो अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो वयस्क का जो टीथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और बच्चों का टीथ फॉर्मूला क्या होता है। तो देख लीजिए, टीथ फॉर्मूला ऐसे बनता है। टीथ फॉर्मूला, जब हमारे जो दांत हैं हमारे जबड़े में एक तो ऊपर की ओर दांत है और एक नीचे की ओर दांत है। इन दांतों में जैसे दांत इस तरफ पाए जाते हैं वैसे ही दांत इस तरफ भी पाए जाते हैं, ओके। वैसे ही दांत इस तरफ भी पाए जाते हैं। जैसे दांत नीचे पाए जाते हैं वैसे ऊपर वाले जबड़े में भी पाए जाते हैं, ओके। तो इस तरफ वाले दांतों को गिन लिया जाता है। जैसे 2 इस तरफ क्या पाए जाते हैं, 2 इस तरफ कृंतक दांत पाए जाते हैं, ओके, इसलिए सबसे पहले 2 रखा। फिर इसके बाद एक इस तरफ रदनक पाया जाता है, या इस तरफ हम लोग एक को लेकर के चलते हैं। एक इस तरफ रदनक पाया जाता है तो एक यहाँ पे रदनक लिख दिया, रदनक का 1, ओके। 2 यहाँ पर प्रीमोलर पाए जाते हैं वयस्कों में, लेकिन बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते, ओके। 2 प्रीमोलर पाए जाते हैं इस तरफ, तो वो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिए। और 3 यहाँ पे चवर्णक पाए जाते हैं तो 3 लिख दिए। और ये ऊपर और नीचे दोनों ओर पाए जाते हैं तो एक ओर के हम लोगों ने दांत लिख दिए इस तरफ वाले। तो इसको क्या कहेंगे, टीथ का फॉर्मूला कहेंगे वयस्कों का। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में चवर्णक पाए नहीं जाते हैं तो इनका हो जाएगा 0। और यदि बात की जाए अग्र चवर्णक पाए ही नहीं जाते तो इनका हो जाएगा 0। और चवर्णक की बात की जाए तो बच्चों में केवल 2 चवर्णक पाए जाते हैं, तो 2 की जगह पे 0 कर दिया गया और यहाँ पर 2 कर दिया गया और दोनों ओर का निकल आया। तो बच्चों का होता है 2102 बटे 2102 और वयस्कों का होता है 2123 बटे 2123, ओके। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था, जो पाचन तंत्र था, उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। और अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे आमाशय के विषय में और बड़ी आंत और छोटी आंत के विषय में। अगले क्लास में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे पाचन तंत्र के विषय में। एक बात मुझे बताना भूल गया मैं कि जो दांत होता है, दांत में ऊपर वाले भाग को, इस वाले पार्ट को, जो दांत का ऊपर सफेद भाग होता है इसको इनामिल कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है, इनामिल के नीचे वाला भाग, उसको डेंटाइल कहते हैं, ओके। इसको दंतस्थि भी कहते हैं हिंदी में।
और अगर हम लोग ये जो नसें टाइप की बनी है, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे दांत में एक गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहा जाता है। इसमें नसें पाई जाती हैं। तो मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन दांत का हिस्सा पाया जाता है और डेंटाइन के ऊपर इनावेल पाया जाता है। इनावेल सफेद रंग का होता है और डेंटाइन कैसा होता है, डेंटाइन लाल रंग का होता है। डेंटाइन पूरे दांत को ऊपर से ढक करके रखता है। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था और यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया करके जो आपका लाइक का बटन है उसको दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में पाचन तंत्र के सेकंड पार्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।